Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are well. So let's start my lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स पढ़े थे, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन पढ़ी थी एंड हमने न्यूटन्स लॉज पढ़े थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 91 वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉज। तो वैलिडिटी का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि न्यूटन्स लॉज वैलिड है या नहीं है। ऑफकोर्स न्यूटन्स लॉज वैलिड हैं। वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि न्यूटन्स लॉज कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर वैलिड हैं। तो हमने मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स पढ़े हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो अब हमने देखना है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज वैलिड हैं या नहीं। ठीक है, इट इज़ नाउन दैट द न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड यूनिवर्सली आफ्टर द क्वांटम मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनिशियली न्यूटन्स लॉज आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल। तो इसमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है। इनिशियली जो है ना, हमने सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास थी। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब क्या है, जो चीज़ें हम आम आँख से देख सकते हैं वो जो है ना वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, और जो हम आम आँख से चीज़ें नहीं देख सकते हैं, मीन्स कि जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, वो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स थे, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज वैलिड हैं। बट नाउ क्वांटम लॉज आर फंडामेंटल एंड न्यूटन्स लॉज कैन बी ऑब्जर्व्ड एज डिराइव्ड फ्रॉम द क्वांटम वर्ल्ड। सो वी कैन से दैट, इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स ने ही क्लासिकल मैकेनिक्स डिराइव्ड की है। इन द क्लासिकल फिनोमिना न्यूटन्स फर्स्ट 2 लॉज आर ऑलवेज वैलिड। तो इसका मतलब ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों वैलिड हैं, ऑलवेज, हर चीज़ के लिए वो वैलिड हैं। तो एग्जांपल में ये 2 दी हुई हैं, फर्स्ट लॉ के और सेकंड लॉ के। फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि इफ़ द स्पीड इज़ एक्सट्रीमली इंक्रीज्ड इवन दैट फर्स्ट लॉ रिमेन्स वैलिड। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल टू एम ए, इन्होंने कहा हुआ है पार्टिकल मूवमेंट P इज इक्वल टू एम बी और नो लॉन्गर इक्विवेलेंट इन रिलेटिविटी। तो ये इक्वल है रिलेटिविटी की। एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स लॉज मॉड्यूल नंबर 92, फर्स्ट और सेकंड लॉ के हमने एग्जांपल इधर देखनी है। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है जी। बिकॉज ऑफ द फोर्स फील्ड अ पार्टिकल ऑफ मास 4 मूव्स अलोंग अ स्पेस कर्व C whose पोजिशन वेक्टर इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बाय। अच्छा, आर की उन्होंने इक्वेशन दे दिया और हमें मास दे दिया 4। अब हमने चीज़ें क्या क्या फाइंड करनी है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मोमेंटम फाइंड करना है और दी फोर्स फील्ड हमने फाइंड करनी है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे के रिलेटेड हैं। अब देखिए ये कैसे हैं, तो अब हम देखते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला आपने देखना है क्या है जी, डी आर ओवर डी टी, और एक्सेलरेशन का क्या है, डी वी ओवर डी टी, मोमेंटम का क्या है, एम बी, और फोर्स का क्या है, डी पी ओवर डी टी। ये जो फार्मूले हैं ना, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर फार्मूले आपको आते होंगे तो आप आराम से चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें आर की इक्वेशन दी हुई है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ए का हमने फार्मूला लगाना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो हमने ये पहले डेरिवेटिव लिया हुआ है ना वी का, उसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, मीन्स के सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एम वी हम कैसे फाइंड करेंगे, एम हमें दिया हुआ गिवन है 4 है, 4 के साथ हम जो है वी के जो इक्वेशन हमने फाइंड की है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। एंड देन हमने फोर्स कैसे फाइंड करनी है, डी पी ओवर डी टी। जो हमारे पास एम वी हमने फाइंड किया है ना, उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। सेकंड लॉ देख लेते हैं। फोर्स का हमें इक्वेशन दे दी है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 है, और नॉट हमारे पास ये है, वी नॉट हमारे पास ये है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है और पोजीशन एट एनी टाइम फाइंड करनी है। सेकंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मैथ्स हमारे पास क्या है, 4 है, 4 ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और ए का फार्मूला लगाएंगे, डी वी ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करना है। v इज इक्वल टू की हमने इंटीग्रेशन की है, इस इक्वेशन की हमने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगी, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t इज इक्वल टू 0, v नॉट हमारे पास ये है, t इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इधर हम t इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे ना, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, v इज इक्वल टू ये हमने लिख लेनी है। उसके बाद v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है, इसका देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, इसके हमने जो है इंटीग्रेशन करनी है। इसकी दोबारा से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, और नॉट t इज इक्वल टू 0, और c का जो हमने डेरिवेटिव ले लिया है वो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन ये आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 93, एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स लॉ 3। ठीक है, न्यूटन लॉ की थर्ड न्यूटन लॉ का हमने जो है ना एग्जांपल यहाँ पे देखना है। डिटरमाइन द कांस्टेंट फोर्स नीडेड टू ब्रिंग अ 4000 IB मास मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 फीट सेकंड टू रेस्ट इन 3 सेकंड। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास गिवन है V1 गिवन है 90, V2 इज इक्वल टू 0 और T इज इक्वल टू 3 इधर आएगा, इधर 4 नहीं आएगा। ठीक है, 3 इधर इन्होंने गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं F इज इक्वल टू एम, और एक इसकी इक्वल होता है V2 माइनस V1 ओवर T। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी गिवन है ना, तो जो चीज़ें हमें गिवन होंगी ना, उस हिसाब से हमने फार्मूला देखना है कि इधर क्या लगेगा। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए
इज इक्वल टू आगे हमने सारी चीज़ें पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बस जी, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए तो आप सारी चीज़ें आप पुट करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। मैथ हमें 85 किलोग्राम दिया हुआ है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स क्या हमारे पास है 0.45 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। ड्रॉ डायग्राम टू शो फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन एंड कैलकुलेट द फोर्स द पर्सन एक्सर्ट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। अच्छा देख लेते हैं इसका क्या है। W इज इक्वल टू, ये वेट का इधर फार्मूला लगाना है mg। W इज इक्वल टू mg। जी की हमें वैल्यू पता है क्या है जी 9.81 न्यूटन। 9.8 भी लगा सकते हैं हम, 1 ना भी लगाएं तो कुछ नहीं है। तो ये आपने जो है ये खुद याद रखनी है जी की वैल्यू। A इज इक्वल टू 0.45 मीटर पर सेकंड ये हमें दिया हुआ गिवन है। F इज इक्वल टू m W माइनस R इज इक्वल टू F। ये किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पुट करनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, R की हमारे पास वैल्यू गिवन आ जाएगी। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 94 देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की दो टाइप्स है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है इस मॉड्यूल में। सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं ना कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये बहुत काम कर सकता है, तो वो ही बस इसकी डेफिनेशन है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी, कि वो एबिलिटी उसमें कितनी एबिलिटी है, वो कितना काम कर सकता है टू डू दी वर्क बाय दी ऑब्जेक्ट। इट इज़ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक काइनेटिक और पोटेंशियल। अब हम देख लेते हैं नीचे। इन मैकेनिक्स एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू एनदर पार्टिकल। तो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर जरूर हो सकती है, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होती है। एसएल यूनिट इसका क्या है, 1 जूल इसका यूनिट है। ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड मैनी अदर्स। इसके अलावा भी और एनर्जीज हैं। अच्छा जी, देख लेते हैं क्या क्या ये है। काइनेटिक एनर्जी जो मोशन में चीज़ होती है ना जब, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जब एक चीज़ कहीं पर रुक जाती है ना, उसके अंदर छुपी हुई एनर्जी होती है ना, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, जैसे कि स्प्रिंग को हम खींच सकते हैं ना, उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो वो क्या है हमारे पास रबड़ होगी जैसे, वो हमारे पास इलास्टिक एनर्जी होती है। और केमिकल एनर्जी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में के अंदर जो चीज़ पाई जाती है ना, वो क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और थर्मल एनर्जी जो हीट से हमें आती है ना, वो होती है थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब चीज़ कोई मोशन में होती है, वो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट्स टू अनदर एंड ट्रांसफर्ड इनटू अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी। देखा उन्होंने कहा है कि ये ट्रांसफर हो जाती है वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। द मेजरेबल यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द जूल। इट इज डिनोटेड बाय टी। इसको हम टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। वैसे तो टी से हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, लेकिन इधर काइनेटिक एनर्जी भी हम टी से डिनोट करते हैं। तो टी इज इक्वल टू p²/2m। इधर 2 लगेगा, इन्होंने गलत लिखा है इधर। ठीक है, इधर 2m आएगा। अच्छा जी, अब ये फार्मूला यहाँ पे कैसे बने हैं। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला था, ये कैसे आया है, ये जादू से नहीं आ गया, ये ऐसे आया है जी। T इज इक्वल टू 1/2 mv²। और P किसके इक्वल होता है, मोमेंटम mv के इक्वल होता है। T इज इक्वल टू 1/2 m² v²। इधर हमने क्या किया है जी, इधर हमने m के साथ इसको डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो हमारे पास ये वाली इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। T इज इक्वल टू 1/2 m और m² v² किसके इक्वल आ जाएगा, P के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 95, इंट्रोडक्शन टू वर्क थ्योरम। व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क इज done by this force in the direction of force. Also, when some work is done by the applied force, energy transferred from one place to another place. Work is equal to applied force x distance. वर्क की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हमने इसका फार्मूला पढ़ना है। फार्मूला वर्क का क्या है, W इज इक्वल टू F.dr। ठीक है, F.d हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको F.r भी हम पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग नोटेशन होती हैं, तो F.r भी इसको हम पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसका। W इज इक्वल टू P1 to P2 इंटीग्रेशन F.dr इज इक्वल टू R1 to R2 F.dr। ये देखिए आपने ना पहले पढ़ा होगा लाइन इंटीग्रल में। लाइन इंटीग्रल में हमने ये पढ़ा था वर्क P1 से P2 के द टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स फील्ड वेक्टर फील्ड F इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 अलोंग द कर्व C। फिगर उन्होंने हमें दी हुई है ये। ठीक है, इज गिवन बाय द लाइन इंटीग्रल। तो ये लाइन इंटीग्रल में हम पहले पढ़ के आए हैं, वेयर यहाँ पे R के R1 एंड R2 द पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। थ्योरम देख लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट मास m moves in space under the influence of a force field F, assuming that at time t1 to t2 velocity v1 to v1 respectively, prove that work done is the change in kinetic energy। इन्होंने हमें इधर कहा है कि जो वर्क डन है ना वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। अब देखिए कैसे होगा। वर्क डन इज इक्वल टू t1 to t2, हमारे पास लिमिट्स है F.dr। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1²।
ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू, ये हम लिख लिया एफ डॉट डी आर जो है, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी आर ओवर डी टी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट वी इधर आ जाएगा जब हमने डेरिवेटिव ले लिया डी आर ओवर डी टी। देखें इधर इन्होंने बताया इज इक्वल टू ए के इक्वल है, एम एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, इधर हमने पुट कर लेनी ये सारी वैल्यूज, एम ए डॉट बी डी टी, डी वी ओवर डी टी। एम जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर निकालेंगे, डॉट बी डी टी इक्वल है एम बाहर निकलाएगा वी डॉट टी वी। इधर हमने 1/2 हमने इधर फॉर्मूला लगाया है काइनेटिक एनर्जी का, एम टी वी डॉट वी, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 एम बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला निकला है ना 1/2 एम बी स्क्वायर जो हमने इधर पुट किया था वो मैंने ड्राइव कर दिया कि ये ऐसे आता है 1/2 एम बी स्क्वायर। अब आपकी एग्जांपल अगर आ जाए उसमें आपको वर्क डन फाइंड करना हो और आपको V2 और V1 दे दिया गया हो तो आप कैसे वर्क डन फाइंड करोगे, वो आप ऐसे करोगे 1/2 एम बी टू स्क्वायर माइनस 1/2 एम बी वन स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 96, एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन फाइंड करने। हमने वर्क डन वेक्टर आर हमें दे दिया गया है और एफ भी हमें दे दिया गया है। ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट आर, बस इसमें तो सिंपल से चीज़ें पुट करनी है। एफ और आर की वैल्यू हमारे पास 19 जूल आंसर आ जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल में फाइंड करने हमने वर्क डन एम हमें दे दिया गया है, वेलोसिटी भी दी है, V1 और V2 दिया। देखा इधर हमें V1 और V2 दिया, हमें D नहीं दिया, एफ डॉट ना आर दिया ना D दिया, तो हम एफ डॉट जी आर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो हमने इसमें बस पुट करनी है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 97, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अच्छा जी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड भी हम लाइन इंटीग्रल में पढ़ कर आए हैं। ठीक है। जो इक्वल टू 0 क्या आ जाता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ठीक है। पाथ इंडिपेंडेंस, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई आपने पढ़ लेनी है। डब्ल्यू इज इक्वल टू P1 टू P2, अभी हम पढ़ के आए एफ डॉट डी आर, तो एफ की जगह हम माइनस डेल वी भी लगा सकते हैं। ठीक है। डॉट डी आर, तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने P1 और P2 हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा। इधर हम इसके फोर्स फील्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फोर्स फील्ड इज सेड टू कंजर्वेटिव इफ द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल एंड डिपेंडेंट अपॉन द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व ओनली। तो इधर इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ जब वो होगा ना तो हमारे पास फोर्स फील्ड होगी। ठीक है। टोटल वर्क डन के नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इधर इन्होंने ये कंडीशंस दिए हैं कि अ फोर्स फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ एग्जिस्ट अ कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड बी सच दैट एफ किसके इक्वल आएगा माइनस डेल बी के, और इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ कर्ल बी किसके कर्ल एफ किसके इक्वल आएगा डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। ठीक है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फोर्स फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली फॉर एनी क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व सी सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व में अब हमें दे दिया एफ डॉट डी आर इक्वल है 0। एग्जाम्पल इन्होंने दिया नीचे, ये कुछ आपने पढ़ लेनी है बस इसको। मॉड्यूल नंबर 98 हमारे पास है एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। एफ की हमें इक्वेशन दे दी है। ठीक है। इस कंजर्वेटिव ये है या नहीं है, ये हमने इसको जो है ना प्रूव करना है। डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, इसका हमने मैट्रिक्स बना लेना है आई जे के, और नीचे ये हमने पार्शियल और पार्शियल एक्स वाई ये हमने लिख लेना है, और नीचे हमने ये लिखनी है एफ की इक्वेशन। मैट्रिक्स हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल टू 0, मीन्स कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। 99 में है टॉपिक रिलेटेड टॉपिक टू कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड से कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास। डब्ल्यू इज इक्वल टू P1 टू P2 एफ डॉट जी आर। इधर हमने इसको थोड़ा सा ड्राइव करना है फार्मूले को, डी ओवर डी टी एम बी डॉट जी आर ओवर डी टी इक्वल है किसके इक्वल आएगा, ये एम डी बी ओवर डी टी डॉट बी डी टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने। ठीक है। फिर नीचे ये देख ली इन्होंने 1/2 एम बी स्क्वायर, ये जो हमने ऊपर ड्राइव किया फार्मूला बस वो इधर हमने लगा देना है। तो इधर हमें जो लिमिट्स दी हुई है वो टी की फॉर्म में दी हुई है, T1 टू T2, तो इधर हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है। उधर P1 टू P2 हमें दी हुई थी लिमिट्स, इधर टी वाली लिमिट्स दे रही हैं, बस ये इसमें जो है ना फ़र्क है। इधर B1 टू V2 हमें दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये बस आपने देख लेना है। ई किसके इक्वल आ जाएगा टी प्लस बी, तो टी प्लस बी इधर क्या चीज़ है हमारे पास, टी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और बी जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। टी हमें काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करे और बी कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, 1/2 एम बी स्क्वायर प्लस बी। कंजर्वेटिव सिस्टम एंड ऑर्बिट्स ऑफ पार्टिकल 1/2 एम आर स्क्वायर, आर के ऊपर ये डॉट जो है ये डेरिवेटिव को हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया प्लस बी ऑफ आर इक्वल है ई के। ये हमारे पास क्या टोटल एनर्जी है। मॉड्यूल नंबर 100 देख लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है। फोर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है। इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बी क्रॉस एफ इक्वल टू 0 देन एफ इज कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर बी क्रॉस एफ इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगी। एफ डॉट डी आर इधर हमने फॉर्मूला लगा लिया, इज ग्रेटर देन 0, मीन्स कि ये इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर T2 माइनस T1, और ये जो सी ऊपर लगाया हुआ ये कंजर्वेटिव है और एन सी जो लगाया हुआ ये नॉन कंजर्वेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर हमने दोबारा से ये इक्वेशन लिख लिया T2 माइनस T1 की V1 माइनस V2 प्लस P1 टू P2 हमारे पास जो है ये दोबारा से हमने इधर इक्वेशन लिख ली है V1 माइनस V2 की
ठीक है। T1 प्लस V1 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, जो प्लस वाले तो वो हम एक साइड पे ले आए हैं और माइनस वाले एक साइड पे ले आए, दोनों प्लस हो गए, ठीक है। V2 माइनस V1 प्लस T2 माइनस T1, ये थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म इसकी आ गई, ठीक है। F नॉन कंजर्वेटिव डॉट DR, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, डेल इंटू B प्लस T इक्वल है P1 टू P2 F एंड C डॉट DR, तो ये हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 आया, मीन्स कि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड